हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का सार्थक लर्निंग हब के अल्टीमेट मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में। चलिए आज हम देखेंगे एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना ना कभी एग्जाम हुई है और ना ही कभी होने वाली है। वो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो प्रिय स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि कल हमने जो जो चैप्टर है मैथ्स में, इनके बारे में हमने चर्चा की थी कि वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे, और वे कौन से चैप्टर हैं जिनके बिना एग्जाम नहीं होती है, और वे चैप्टर जिनसे हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन के लिए हमें एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड, और कभी कभी एक क्वेश्चन के लिए वो 36 सेकेंड, कभी एक क्वेश्चन के लिए 54 सेकेंड देता है। तो इस समय अंतराल में हमें क्वेश्चन बनाते बनना चाहिए। इस रणनीति के साथ में हम मैथ्स के सारे चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, और कल हमने ये चैप्टरों की चर्चा की थी। हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आ जाइए। और हमने ये जो है हमारे पास, जैसे ज्योमेट्री लिया था हमने, कोऑर्डिनेट है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद में चलो देखिएगा, ये चैप्टर आपके पास में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे वे सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में हमने समाहित किया है, जिन चैप्टरों से हमें हार का सामना करना पड़ता है। प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्यारा चैप्टर जिसके बिना कभी एग्जाम नहीं होती है, और सारे मैथ्स के चैप्टर में ये चैप्टर अपनी अहम भूमिका निभाता है, वह है हमारा नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं आज हम नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिएगा कि नंबर सिस्टम में नंबर्स के ओरिजिन तथा इसके क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम वैदिक काल के सोशल डेवलपमेंट तथा सिविलाइजेशन को समझने का प्रयास करेंगे। अब आपको थोड़ी सी हम जानकारी देना चाहेंगे कि वैदिक काल में आर्य लोगों ने ऋग्वेद संहिता की रचना की थी, और इन्हें 1000 बीसी में ही लोहे से बनी कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना पता था। और आर्य लोग जो है इस तरीके से अपनी नोमैडिक लाइफ जो है समाप्त कर चुके थे। आर्य लोगों ने मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट एवं कल्चर्स में बहुत ज्यादा उन्नति की है। अब चलिए देखते हैं, वैसे ये पार्ट हमारा आता नहीं है, जानकारी के लिए हमने बता दिया। और आगे देखते हैं बच्चा। तो देखिएगा कि हम एक स्टोरी के माध्यम से सारे के सारे नंबर के ओरिजिन को समझेंगे। चलिए आइए देखिएगा, वैदिक काल में एक महान गणितज्ञ था, राजा आर्य। राजा आर्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सारा पार्ट लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। वैदिक काल में एक राजा आर्य था, और राजा आर्य के दो बच्चे थे, एक रोमा और एक ऋग्वेदो। चलिए देखते हैं। राजा आर्य प्रिय स्टूडेंट अपने बच्चों के लिए एप्पल कलेक्ट करके ले आता था, और उन एप्पलों के बारे में वो कलेक्ट करके तो ले आता था, लेकिन राजा आर्य वैदिक काल में एप्पलों को नंबर में नहीं बता पाता था कि मैंने आज कितने एप्पल लेकर के आए हैं। तो इसके लिए राजा आर्य क्या काम करता था, चलिए समझते हैं। राजा आर्य जो है एप्पल कलेक्ट करके तो लेकर आता था, लेकिन वो बता नहीं पाता था कि मैंने कितने एप्पल लेकर के आए हैं। तो राजा आर्य ने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे नंबरों के बारे में सोचा कि अगर वो एक एप्पल लेकर आ रहा है तो उसे उसने नाम देना स्टार्ट कर दिया कि मैंने आज एक एप्पल लेकर आया है। 2 लेकर आया तो 2 एप्पल लेकर आया, 3 एप्पल लेकर आया है तो 3, 4, इस तरीके से धीरे 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 राजा आर्य ने इतने एप्पल लाना चालू कर दिया कि उन्हें काउंट भी नहीं कर पाता था। तो ये माना जाता है कि आर्यों को वैदिक काल में ही अनंत का ज्ञान था, कि भाई ये अनंत का ज्ञान था। अब चलिए आइए, यहीं पर अगर हम इसको देखें तो प्रिय स्टूडेंट, इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। चलिए आइए देखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेचुरल नंबर हम इन्हीं नंबरों को कहते हैं। अब चलिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि वे नंबर जो प्राकृतिक रूप से हमारे व्यवहार में संभव है, उन्हें हम
प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो प्राकृतिक रूप से हमारे व्यवहार में संभव है उन्हें हम प्रिय स्टूडेंट प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्रिय स्टूडेंट, अगर हमने कहा कि मेरे पास में, देखिएगा मैंने कहा मेरे पास में 0 रुपये हैं। अब देखिए क्या आपको सुनकर पढ़कर क्या अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताइए। जी नहीं, अच्छा होता कि मैं बोल देता कि मेरे पास में पैसे नहीं है। इसका मतलब 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। हाँ, अगर हम बोले आगे, देखिए हमारे व्यवहार में संभव, हमने कहा मेरे पास 1 रुपए है, जी हाँ बिल्कुल सही है। 2 रुपए हैं, बिल्कुल सही है। 1000 रुपए हैं, बिल्कुल सही है। तो ऐसे नंबर जो हमारे व्यवहार में प्राकृतिक रूप से संभव है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो क्या प्राकृत संख्या आप सभी को समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम, आइए देखिए, अब हमने कहा इसके बाद में आ जाइए, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि एक दिन क्या हुआ, राजा आर्य जंगल से आ रहे थे एप्पल लेकर के अपने बच्चों के लिए। अब रास्ते में कुछ बंदरों ने उनके एप्पलों को छुड़ा लिया। अब क्या हुआ, राजा आर्य के पास में तो कोई एप्पल बिल्कुल भी नहीं बचे। तो राजा आर्य ने क्या काम किया कि उस दिन जो है वो सोच में पड़ गया कि आज मेरे पास में कुछ भी एप्पल नहीं है, तो मैं उसे क्या क्या बताऊंगा, कैसे सांकेतिक भाषा बताऊंगा, कैसे क्या संकेत दूंगा, क्या वर्ड उसके लिए यूज करूंगा। तो राजा आर्य जंगल से सोचते सोचते आ रहा था कि आज मेरे पास एक भी एप्पल नहीं है, इसे मैं कैसे बताऊंगा। तो राजा आर्य ने जो है उसको क्या बताया, 0, कि आज मेरे पास में 0, एक भी एप्पल नहीं है। तो जिसे सांकेतिक रूप में उसने 0 बोला। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये 0 का आविष्कार वैदिक काल में एक स्टोरी के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, देखिए आ जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या हमारे पास में पूर्ण संख्या। अगर हम पूर्ण संख्या की चर्चा करें तो अगर हम प्राकृत संख्या के समुच्चय में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या के समुच्चय में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि ये हमने एक समुच्चय बना दिया, इस समुच्चय को हम बोलेंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। चलिए आइए आगे हम और राजा आर्य की कुछ स्टोरी को समझते हैं। इसके बाद में मैं जो नंबर का जो वर्गीकरण है, इनके एक ट्री देखेंगे, उसके भी माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए आइए, अब देखिए क्या हुआ कि आपके पास प्री स्टूडेंट फ्रैक्शन कैसे बना, चलिए आइए देखते हैं। एक दिन क्या हुआ कि राजा आर्य को केवल एक ही एप्पल मिला। अब देखिए इसके 2 बच्चे थे, दोनों में इसे डिवाइड करना था। तो इसने क्या काम किया कि इसे मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं, तो इसने इस एप्पल के 2 पार्ट कर दिए और फिर इसने कहा कि अब मेरे पास एप्पल के 2 पार्ट हैं, 1 + 1 2। तो हमने जो है इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया कि भाई ये वाला पार्ट जो है पूरे एप्पल का कितना है, टोटल एप्पल 2 पार्ट में डिवाइड है, उसका यहाँ 1 पार्ट है और ये जो है इसका 1 पार्ट है। इसे भी हमने 1/2 कहा। तो इस प्रकार से वैदिक काल में जो है फ्रैक्शन की जानकारी वैदिक काल की स्टोरी से हमें देखने को मिलती है। अब प्रिय स्टूडेंट चलिए और भी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास में देखिएगा जो परिमेय नंबर होते हैं उसकी जानकारी कैसे मिली। चलिए आइए, राजा आर्य के पास में प्रथम वर्ष में 100 बीज थे पौधे लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। चलिए आइए इनकी चर्चा करते हैं। तो राजा आर्य ने क्या काम किया कि ऐसी इन्होंने 10 लाइन बना दी और एक लाइन पे इन्होंने 10 पेड़ लगाया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन पे 10 पेड़ लगा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
एक लाइन पे 10 पेड़ लगा दिया और ऐसी राजा आर्य ने टोटल 10 लाइन बना दी। एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि राजा आर्य ने जो है एक लाइन पे टोटल 10 पेड़ लगाए और ऐसी 10 लाइन बना दी। तो यहाँ पर तो इसने देखा कि भाई एक लाइन पे कितने पेड़ हैं, तो टोटल बीज राजा आर्य के पास में 100 बीज थे और इनसे ये पेड़ बनाना चाहते थे। तो 100 बीज इन्होंने जो है लाइन के रूप में लगा दी, जो एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं 100 का रूट निकालता हूं तो मेरे पास में 10 आएगा, जो इस बात को दर्शा रहा है कि एक लाइन पे आपने जो है 10 पेड़ लगाए हैं और ऐसी आपके पास में 10 लाइन है। तो वास्तव में देखा गया कि यहाँ पर से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं कि रूट में 100 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसा ही हमने जो है अगर हमने 200 पेड़ लगाने हैं हमको इसी रूप में, तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसे कोई नंबर का हम आविष्कार ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक ही लाइन पे उतने ही पेड़ आ जाएं जितने की हमें लाइन बनानी है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ पेड़ अवश्य ही बच जा रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से 200 पर रूट लगाते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास में 10√2 और पेड़ों की संख्या √2 बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार हमने देखा वैदिक काल की एक स्टोरी के माध्यम से कि परिमेय संख्या का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। तो कुछ ये चर्चाएं थी वैदिक काल की जो मैंने आपसे की। अब हम जो है अगले नंबरों को इसके ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आ जाइए। चलो देखिए हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिएगा हमारे पास में टोटल पूरी दुनिया में 2 तरीके के नंबर हैं। एक मेरे बच्चे, एक होता है हमारे पास में डेसिमल सिस्टम, मतलब ये दशमलव 10 अंकों से बना हुआ सिस्टम। इसके बारे में जब आप जानकारी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले पूरी दुनिया में रोमन अंक और दूसरे अंक चला करते थे। आज के समय में पूरी दुनिया में ये डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति के नंबर, जो कि हमें गर्व है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हमारे इंडिया से हुआ है और पूरी दुनिया में आज यही नंबर शोर मचा रहे हैं। दशमलव सिस्टम के जो नंबर हैं यही मचा रहे हैं। और देखिएगा आपके पास में अदर जो पद्धतियां थी जैसे बाइनरी है, ये सिस्टम है आपके पास में ऑक्टल सिस्टम। तो इस टाइप के जो पद्धतियां थी इनका प्रचलन आज के टाइम पे नहीं रहा है। आज जो नंबर चल रहा है पूरी दुनिया में वो चल रहा है हमारे पास में डेसिमल सिस्टम का नंबर चल रहा है और इसको किसने दिया है, हमारे इंडिया ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट। अब दशमलव नंबर के अंतर्गत अब आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब मेरे हीरो ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो मेरे बच्चे जब हम वास्तविक नंबर को और काल्पनिक नंबर को हम जब ऐड कर देते हैं या दोनों को एक ही इसमें समाहित कर देते हैं एक ही समुच्चय में, तो इन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा तो हमारे पास में जो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। अब आपको ये पता होगा कि रियल नंबर या वास्तविक नंबर, आपको जो भी नंबर नजर आता है पूरे विश्व में वो आपके पास में कैसा नंबर है, वो वास्तविक नंबर है। काल्पनिक नंबर ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये कल्पना किया हुआ नंबर है। अगर मैं कल्पना कर लूं कि आकाश में 4 मकान बनाऊंगा, कल्पना कर लिया है मैंने, उसे मैं आयोडाटा उसके साथ लगा दूंगा, उसके साथ में मैं जानबूझकर 4i लगाऊंगा क्योंकि मैंने कल्पना किया है कि मैं आकाश में 4 मकान बनाऊंगा। इसका मतलब ये काल्पनिक नंबर है, मैंने कल्पना किया है, इमेजिनरी नंबर है, तो मैंने इसके साथ में आयोडाटा लगा रखा है। चलिए प्रिय स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा वास्तविक नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर मेरे बच्चे रेशनल नंबर
परिमेय संख्या। दूसरा होता है हमारे पास में इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे नंबर जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं वे परिमेय नंबर कहलाते हैं। जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी हमें पता नहीं है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या मतलब जिनके बारे में हमें जानकारी होती है। अब चलो आइए हम देखते हैं इसमें परिमेय संख्या भी मेरे बच्चे दो। देखिए परिमेय संख्या में अब आप क्या क्या पढ़ने वाले? परिमेय में आप पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब देखिएगा कि ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और दूसरा है आपके पास में फ्रैक्शन। चलो आइए देखिए, ये आपके पास में फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी आपके पास में तीन तरीके का होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब बच्चे उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब जिसका अंश कैसा हो? बड़ा हो। जिसका अंश कैसा हो? बड़ा हो। इम्प्रॉपर भिन्न मतलब अनुचित भिन्न, जिसका अंश कैसा हो? छोटा हो। सॉरी, अनुचित भिन्न मतलब, एक मिनट, चलिए, उचित भिन्न मतलब जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। और अनुचित भिन्न मतलब जिसका अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। और मिक्स भिन्न आप समझ पा रहे हैं। सपोज 3 + 1/5, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? मिश्रित भिन्न बोला जाएगा। अब आप देखिए कि पूर्णांक इंटेजर्स भी आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास में नेगेटिव इंटीजर्स और एक होता है आपके पास में होल नंबर मतलब पूर्णांक। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। वैसे जीरो की अगर हम चर्चा करें तो जीरो को ना तो पॉजिटिव बोला जाता ना तो नेगेटिव बोला जाता। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। तो हमारे पास पूर्णांक दो प्रकार की हुई है, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं के भी दो प्रकार हैं, जिसमें एक जीरो है। और जीरो के बारे में चर्चा करें तो जीरो की ना तो प्लस वैल्यू है और ना ही माइनस वैल्यू है। मेरे बच्चे समझ में आ रहा होगा सभी को? जीरो की ना तो प्लस वैल्यू और ना ही माइनस वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये हमारे पास में होते हैं वे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे आपके पास? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, चक्रीय नंबर। एक की चर्चा किया गया है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस ट्री के माध्यम से हम सारे नंबरों को समझने का प्रयास करेंगे। ये ट्री हमने आपको समझाई है, अब इस ट्री को हम जो है अलग से आपको समझा रहे हैं। चलिए आइए इस ओर हम अलग से सारे नंबरों को समझते हैं। चलो मेरे बच्चे आ जाइए। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं फिर से प्राकृत संख्याएं। चलो देखिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर आपके पास में आप देखेंगे ऐसे नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, इन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अगर हम प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को भी शामिल कर लें तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसके बाद में चलिए आगे हम देखते हैं। क्या आपको पता है कि सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या और आपके पास में आपने देखा होगा विषम संख्या, ऑड नंबर, ये सभी को जानकारी पता होती है, पर मन में विचार आया कि मैं आपको बता दूं, तो सुन लीजिए। सम संख्या इवन नंबर और ये ऑड नंबर।
आप देखेंगे ऐसे नंबर जिनमें 2 का पूर्ण रूप से भाग चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और ऐसा नंबर जिसमें 2 का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब स्टूडेंट चलिए आइए, इसके बाद में आप देखेंगे कि इंटेजर्स पूर्णांक, पूर्णांक की अगर मैं चर्चा करूं तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को समाहित किया जाता है, ऐसे समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। 0 भी आपको मिलेगा और यहाँ पर +1 +2 +3 डैश इन्फिनिटी तक, इसी तरह से -1 -2 और ये -3, इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक। तो आपने देखा कि पूर्णांक संख्याओं में, चलिए देखते हैं, आपने क्या देखा, पूर्णांक संख्याओं में हमने किस किस नंबर को ले रखा है। पूर्णांक संख्याओं में आपको देखने को मिलेगा आपके पास में ऋणात्मक नंबर भी हैं, इसी तरह से आपके पास में धनात्मक नंबर भी हैं, और इसी तरह से आपके पास में शून्य को भी शामिल किया गया है। तो हम ये बोलेंगे कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जहां पर नेगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और शून्य को भी शामिल किया गया हो, ऐसे समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। और पूर्णांक संख्याओं में तो चलिए आइए यहां से हम और एक बात देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या है। क्या पूर्णांक संख्याओं के पास में क्या क्या है मेरे बच्चे? पूर्णांक के पास में क्या सभी प्राकृत संख्याएं हैं? थोड़ा सोचिए आप लोग, सभी प्राकृत संख्याएं हैं क्या? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्याएं हैं? जी हाँ, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में सभी की सभी प्राकृत संख्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में आपको पूर्ण संख्याएं नजर आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रही हैं कि पूर्ण संख्या भी हमारे पास में पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या मतलब ऐसा समुच्चय जो कहां से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाता हो, उसे हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। चलिए आइए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं संख्याओं का। आगे देखिएगा, आ जाइए। चलो बच्चे देखते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास में, चलो आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की हम चर्चा करते हैं। रेशनल नंबर की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिएगा, अच्छा Q बराबर क्यों नहीं होना चाहिए 0 के? Q बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए 0 के मेरे बच्चे, Q बराबर क्यों नहीं होना चाहिए 0? चलो देखते हैं। अगर देखिए 0 की एक कहानी है यार, बड़ी प्यारी सी कहानी है 0 की। 0 कहता है कि भाई मेरे से तो आप पंगा ना लीजिए। 0 कहता है कि अगर आप कितने बड़े हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने आपको मल्टीप्लाई कर लिया तो मैं आपको अपने आप में समाहित कर लूंगा। क्या बात है भाई, 0 कह रहा है कि मैं आपको अपने आप में समाहित कर लूंगा, और अगर मैंने आपको भाग दिया है तो मैं आपके भाग्य उदय कर दूंगा, आपको तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचा दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब हम किसी भी नंबर का 0 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट 0 मिलता है, और किसी भी नंबर को हम 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आइए मेरे स्टूडेंट, परिमेय संख्या के बारे में आगे और हम देखते हैं। देखिएगा, अब देखिए इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं इसको। देखिए,
क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या दो परिमेय संख्या है? जी हाँ बिल्कुल है। दरअसल हम दो को भी जो है, दो को हम 1/p/q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/1, जहां पर p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 1 है। तो हमने देखा कि वे सारे के सारी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं आपकी एक परिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद में चलो आ जाइए, यदि कोई संख्या फ्रैक्शन में है, जैसे 3/5 हुआ, 4/5 हुआ, 7/9 हुआ, और अदर भी कोई भी फ्रैक्शन का नंबर हो, किसी भी तरह का हो, सारे के सारे जो नंबर हैं ये भी आपके परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। और रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या मतलब ऐसा नंबर जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल पाते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब प्रिय स्टूडेंट देखिएगा, यदि कोई नंबर ऋणात्मक है तो क्या वो परिमेय होगा? बिल्कुल सही बात है कि -5, -6, -8, -12 ये नंबर जो होंगे हमारे पास में परिमेय होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यदि किसी नंबर का मैं nth रूट निकाल पाता हूं, अगर मैं किसी नंबर का nth रूट निकाल पाता हूं, इसका मतलब वह नंबर भी कैसा है? परिमेय है। चलिए आइए समझते हैं मेरे बच्चे, देखिएगा। जैसे सपोज मैंने कहा रूट में 16, बताइए क्या ये परिमेय होगा? बिल्कुल जी हाँ, ये परिमेय होगा। रूट में 16 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरे बच्चे? 4 निकल कर आएगी। अच्छा, रूट में 25 आप बिल्कुल बता सकते हैं 5 निकल कर आएगी। हमने कहा कि क्यूब रूट 8, बताइए आप सोचिए थोड़ा, क्या क्यूब रूट 8 परिमेय होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? ये जो है nth रूट मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये थर्ड ये कह रहा है कि आप ऐसा एक नंबर खोजिए जिसका मैं 3 बार गुणा करूं तो अंदर 8 आना चाहिए। चलिए 8 आना चाहिए, तो क्यूब रूट 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए मैंने ऐसा नंबर खोजा जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे 8 मिल चुका है। मतलब इसका जो मान है एग्जैक्ट 2 होगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि क्यूब रूट 8 भी जो है मेरे पास में, क्यूब रूट 8 भी है, इसका मैं nth रूट तोड़ पा रहा हूं। मतलब इसे भी क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या बोला जाएगा। चलिए अगले कुछ उदाहरण देखते हैं। आप देखेंगे कि मेरे बच्चे फ्रैक्शन में आप देख रहे होंगे टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट होता है आपके पास में। तो आप देखेंगे डेसिमल की अगर हम चर्चा करते हैं, चलिए आइए डेसिमल की अगर मैं चर्चा करूं तो डेसिमल में आप ये देखेंगे कि यदि कोई नंबर पॉइंट में है 0.125, क्या आप इसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऊपर 125 है, अपान में हम क्या करेंगे यार, पॉइंट का 1 लगा देंगे। बोलो सही है? अपान में पॉइंट का 1 लगा दिया। फिर मैंने क्या काम किया, पॉइंट के बाद 30 थे तो मैंने 30 अपान में लगा दिया। मतलब मैंने इस नंबर को p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसीलिए 0.125 भी ये मेरा एक रेशनल नंबर है, यह एक परिमेय संख्या है। मैं समझ पा रहा हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसी तरह से आपने उस नंबर को भी देखा होगा जो नंबर आपके पास में बार के रूप में आते हैं, मतलब रिपीटेड नंबर होते हैं। तो आपने देखा 0.3, अब इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। क्या मैं इसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं? चलो देखते हैं, आ जाइए सभी। तो हमने ये कहा कि 3 अपान, अब देखिए इसका एक रूल होता है
कि जितने अंकों के ऊपर बार होता है हर में उतने 9 लगाए जाते हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता है उतने 9 के बाद में 0 लगाए जाते हैं। तो इसे बेटा मैं 3/9 लिख दूंगा, मतलब इसे भी मैंने P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मतलब इसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, इसे भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ जाए, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब मेरे बच्चे चलो और भी आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब अगर मैं इसे ऐसा लिखना चाहूं, अब देखिए बार हम जो एक अंक छोड़कर लिखते हैं 1, अब 1 पे बार लगा देते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल जी हाँ, यह भी परिमेय संख्या है। क्या हम इसे लिखेंगे 31 माइनस 3 अपान हो जाएगा मेरे पास में 9 और 0। मतलब कैसे लिखा? 31 को पूरा लिखा, जिस संख्या पे बार नहीं था उसे माइनस किया, इसके बाद में हमने देखा कि पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है इसलिए एक 9 लिखा, और एक अंक पे बार नहीं इसलिए हमने एक 0 लिख दिया। आप ये देख पा रहे हैं कि मैं इसे बना दूंगा 28/9, मैंने इसे भी P/Q के रूप में लिख दिया। मतलब हमने ये देखा कि यदि हम किसी भी नंबर को यदि P/Q के रूप में लिख पाते हैं, मतलब वो नंबर क्या है? आपका परिमेय नंबर है। तो चलिए एक बार हम फिर से सारे उदाहरणों को देखते हैं। चलो आइए, परिमेय नंबर के उदाहरण देखिए। सभी की सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होंगी, बिल्कुल होंगी। अब क्या कोई फ्रैक्शन है? तो सारे के सारे भिन्न क्या होंगे बताइए? ये भी परिमेय होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे 3, 4, 5, 6 ये नंबर परिमेय नंबर होंगे। फ्रैक्शन ले लिया 3/5, 19/21, 50/123, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? परिमेय होंगे। अगर हम देखते हैं ऋणात्मक नंबर की चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। -3, -5, -7 सारे के सारे नंबर क्या होंगे? परिमेय होंगे। हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि क्या हमारे पास में nth रूट हम निकाल पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम nth रूट निकाल पाते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए देखेंगे, जैसे कि सपोज अब अभी अभी हमने देखा था, क्या मैं यहाँ पर 27 लिख दूं, क्यूब रूट 27। तो क्यूब रूट 27 मतलब क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल जी हाँ है। कैसे? अगर मैं एक ऐसा नंबर देखूं जिसका गुणा मैं 2 बार नहीं, मैं 3 लिख रहा है, क्यूब रूट लिख रहा है, क्यूब रूट लिखा जा रहा है, तो ऐसा नंबर मैं जिसका 3 बार गुणा करता हूं तो मेरे पास में 27 आना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका मान तो आप सभी को पता बहुत प्यार से कि इसका मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि भाई आप जो है स्क्वायर रूट में बता दीजिए 27, तो इसका हम रूट नहीं निकाल पाते, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अब कोई नंबर पॉइंट में है तो भी वह परिमेय है, पॉइंट में है और इसके बाद इसके ऊपर बार है तो भी वह परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने जो है रेशनल नंबर के उदाहरणों को देखा। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बेटा आगे चलते हैं अगले नंबर की ओर। चलिए देखते हैं, आइए। इसके बाद में हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। चलिए चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहा जाएगा। चलो देखते हैं। देखिए क्लास को, है ना, तेरे नाम का बालक भी बहुत पसंद करता है हमारी क्लास को, है ना। तेरे नाम जैसे लोग पढ़ करके मैथ सीख सकते हैं तो फिर तो आप तो जीनियस लोग हैं।
चलिए आइए क्लास में। तो अपरिमेय नंबर की चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसको सबसे पहले हम एक परिभाषा के रूप में लेकर आते हैं कि ऐसा नंबर जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, ऐसा नंबर जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आइए, अपरिमेय संख्या की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होती है। नजरे इधर देखिए, परिभाषित नहीं कर सकते मतलब सपोज कोई नंबर रूट में है। अब आप देखिए, क्या हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहे हैं? नहीं, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका मान होता है आपके पास में 1.4, ये हो जाएगा आपके पास में लगभग में, ये हो जाएगा आपके पास लगभग। तो आप देख पा रहे हैं कि √2 की जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे √3 है, √5 है, √7 है, √10 है। इन सब की वैल्यू तो है लेकिन इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सभी का मान लगभग में ज्ञात किया जाता है। अतः ये सारे नंबर क्या होंगे आपके पास में? अपरिमेय नंबर होंगे। चलिए, अब हम अपरिमेय नंबर में एक बड़ा प्यारा सा नंबर है जिसे एग्जामिनर ने पता नहीं कितनी बार प्रयोग करके पूछा है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा मित्रों, देखिए हमारे पास में पाई एक सिंबल है और हम जो है पाई एक हमारे पास में सिंबल है जिसकी वैल्यू हम 22/7 मान लेते हैं, 22/7। तो ये वैल्यू जो है ना हमने लगभग में मान रखा है। इसका मतलब जब एग्जामिनर 22/7 का प्रयोग करता है तो इसे हम परिमेय कहते हैं, इसे हम परिमेय नंबर कहते हैं कि इसमें हम वे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, इसमें हम यह कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ये 22/7 जो है ये P/Q के रूप में है। अतः ये नंबर कैसा है हमारे पास में? यह नंबर हमारे पास में परिमेय है, जबकि पाई एक सिंबल है और पाई की लगभग वैल्यू 22/7 मान ली गई है, इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है। अब पाई को अपरिमेय क्यों माना जाता है भाई? पाई की वैल्यू अभी तक भी एग्जैक्ट वैल्यू पाई की ज्ञात नहीं किया जा सका है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मतलब ऐसा नंबर जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को पता नहीं चली है, और एग्जैक्ट वैल्यू हाँ, इसीलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या, इसकी सिंपल सी बात यह है कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि आपने देखा है रूट में लगे हुए नंबर एग्जैक्ट पता नहीं है, पाई हमारे पास में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। चलिए आगे हम जो है अपरिमेय संख्या के अगले उदाहरणों की ओर चलते हैं। चलिए देखेंगे आप लोग, तो अपरिमेय संख्या के अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। बच्चा देखिए, हमने कहा कि मैं एक नंबर ऐसा लिख दूं, ये नंबर 1010111011110। अब देखिए डेड ये कभी खत्म ही ना हो रहा है, ये जाते जा रहा है अनंत तक, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटेड है। जैसा कि देखिएगा, अगर मैं 0.333333 ये लिखते जा रहा हूं तो ये नंबर भी अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये जो है रिपीटेड नंबर है, ये 0.3 रिपीटेड नंबर है, इसीलिए इस पर मैंने जो है बार लगाकर रखा है, और इसीलिए जब मैं इसे P/Q के रूप में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3/, एक अंक पे बार है इसलिए 3/9, जिसकी वैल्यू 1/3 नजर आ रही है। तो इस तरीके से मैं इसे लिख पा रहा हूं, इसीलिए यह नंबर तो मेरा एक
परिमेय नंबर है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले नंबर की चर्चा करता हूं तो ये मेरे पास में ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ये अभी हम आपको डेसिमल में पढ़ाएंगे, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, ये सारी चीजें हम जो है अभी डेसिमल में पढ़ाएंगे आपको, तब और ज्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें। तो ये मेरे पास में अशांत तो है लेकिन मेरे बच्चे अशांत आवर्ती है, मतलब ये रिपीट होने वाला नंबर है, और ये नंबर भी अशांत है। लेकिन इसकी क्या बात है कि इस नंबर को हम बोलेंगे यह भी तो अशांत है लेकिन ये आवर्ती नहीं है, ये नंबर अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब भैया ये आपके पास में नॉन रिपीटेड नंबर है। ये देखिए ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है मतलब मैं इसमें बार नहीं लगा सकता हूं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को अपरिमेय नंबर या इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज हमने जो पढ़ा इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी फिर से देखते हैं, है ना। कुछ चीजें एक बार हम आपको रिपीट कराना चाहेंगे। चलिए आइए देखिएगा, ए ट्रिप हम फिर से समझेंगे। चलो आइए, ये सारी चीजें थी, है ना। राजा आयर की कहानी भी आपको हमने बताई कुछ चीजों के लिए। चलो आइए, चलिए देखते हैं, हम नंबरों को समझते हैं जहां तक आज हमने रीड किया है। प्राकृत संख्या, ऐसे नंबर जो हमारे व्यवहार में प्राकृतिक रूप से समाहित हैं, ऐसे नंबर को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य को हम प्राकृत संख्या नहीं मान सकते। मेरे पास शून्य रुपये हैं, कहने में सुनने में अच्छा नहीं लगता, शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। अनंत का ज्ञान आर्यों को था, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे आप। इसके बाद में पूर्ण संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें हम पूर्ण संख्या मतलब प्राकृत संख्या के समुच्चय में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ऐसे समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, होल नंबर का समुच्चय कहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखेंगे हम इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या मतलब संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें हम पॉजिटिव नंबर भी डाल दें, नेगेटिव नंबर भी रख दें और शून्य को भी समाहित कर लें। शून्य ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, शून्य एक न्यूट्रल है, और हम तीनों को अगर किसी एक समुच्चय में अगर समाहित कर दें तो ऐसे समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिएगा कुछ चीजें जो एग्जाम हॉल में पूछी जाती है, जैसे कि आप सीडीएस देंगे, केट देंगे, सीजीएल की एग्जाम देंगे, टीयर 1, टीयर 2, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और स्टेट के अदर एग्जाम देंगे, तो वहां पर ये प्रश्न आपको अवश्य पूछे जाएंगे, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं? तो जी हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? यस, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। और ध्यान रहिएगा कॉन्सेप्ट लेवल पे पीछे नहीं रहने देंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद में हमने कहा हम इसके बाद में हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि अपान वाली जो वैल्यू है Q, वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह 0 के बराबर है तो वो सारे नंबर को इन्फिनिटी कर देता है, इसीलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ हमने एग्जाम्पल देखा था, देखिए आपके सामने है। ये सारे के सारे प्राकृत नंबर, ये फ्रैक्शन ऋणात्मक नंबर जिसका nth रूट टूट जाता है, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। डेसिमल की ओर चलते हैं तो जो पॉइंट में है वह नंबर को भी हम P अपान Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए यह नंबर भी हमारे पास में क्या होगा? परिमेय नंबर होगा। ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार है वह भी परिमेय होगा। ऐसा नंबर जिसके ऊपर एक अंक छोड़ने के बाद भी बार है वह भी परिमेय होगा। इसके बाद में बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिए इसके बाद में ये हमने कुछ उदाहरण लिया, देखिए आपको समझाया भी। प्राकृत, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर जिसका nth रूट टूट रहा है, ये सारे के सारे नंबर जो हैं आपके पास में ये रेशनल नंबर।
अब बारी आती है इरेशनल नंबर की। तो ऐसा नंबर जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √10 और भी आगे जिनका हम nth रूट ज्ञात नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसी तरह से अब ये फेमस वैल्यू है पाई। पाई एक सिंबल है जिसका लगभग मान होता है 22/7 और ये लगभग मान है, पाई के लिए लगभग मान है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 को व्यक्तिगत श्रेणी में रखा जाए तो यह एक परिमेय संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिएगा यहां पर आप देखेंगे कि बार वाले जो पार्ट है यह तो आपके पास में परिमेय नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन जैसे ही आप अशांत अनावर्ती पे चलते हैं तो यह नंबर आपका अपरिमेय नंबर कहलाता है, क्योंकि इस नंबर को P/Q में रिप्रेजेंट करने का कोई भी तरीका हमारे पास में नहीं है। अतः यह नंबर जो है हमारे पास में वह अशांत अनावर्ती नंबर कहलाता है। तो प्रिय स्टूडेंट आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आ जाइए सभी। देखिए आपके लिए नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की टेबल भी सजाई गई है और ग्राफ के माध्यम से इन्हें समझाया जाएगा आपको। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे इसके। देखिए जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपके सामने ले रहे हैं। देखिए ये आपके पास में देखिएगा, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल दी जाएगी। स्थानीय मान, जाति मान जानकारी में होंगे आप, हम भी आपको जानकारी देंगे। देखिए जैसे हमारे पास में नंबर लाइन है तो नंबर लाइन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स अपोजिशन कहलाते यदि इनकी 0 से दूरी समान हो। मतलब देखिए दो नंबर जो है आपके पास में 0 से इनकी दूरी समान होती है तो अपोजिट्स नंबर कहलाएंगे आपके पास में। देखिएगा ये यहाँ पर जैसे 2 है और ये हमारे पास में 2 है तो दोनों की जो दूरी है 0 से कैसी है, समान है। इसके बाद में आप देखिएगा तो आपके पास में नंबर लाइन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है जिसे हम अगली क्लास में समझाएंगे। और हाँ चलिए ठीक है। तो मेरे बच्चे आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और अब हमारी जो क्लासेस हैं सार्थक लर्निंग हब पे निरंतर इसी टाइम पे डेली आपको मैथ्स का एक लेक्चर मिलेगा जो एग्जाम हॉल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होगा और वे सारे क्वेश्चन क्लास में समाहित किए जाएंगे जो आज की एग्जाम के लिए, आज की प्रेजेंट टाइम के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वे सारे क्वेश्चन समाहित किए जाएंगे, साथ ही एग्जामिनर ने क्या पूछा है और क्या पूछ सकता है इस रणनीति के साथ में हम मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी को आप सभी का हमेशा सार्थक लर्निंग हब क्लास में स्वागत रहेगा। इसी तरह क्लास में बने रहिए। प्रिय स्टूडेंट आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।